हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत में सल्तनत कालीन जो संस्कृति है दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, संगीत कला के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं संगीत कला। ठीक है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जो संगीत कला है उसको अपन कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो इस्लाम धर्म के अंदर दोस्तों जो संगीत है, इस संगीत को वर्जित माना जाता था दोस्तों। यानी कि संगीत को बिल्कुल वर्जित माना जाता था। किंतु दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अधिकांश जो सुल्तान थे दोस्तों, इस संगीत काल को अपना आश्रय दिया। यानी कि कुछ ऐसे दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान थे दोस्तों, उन्होंने संगीत कला को बिल्कुल अपने शासन काल में उनको संरक्षण प्रदान किया दोस्तों। साथ ही साथ हम यूं कह सकते हैं कि जो सूफी संत हुए दोस्तों, उन्होंने मिडवल एज यानी कि मिडवल पीरियड के अंदर, यानी कि मध्य काल में संगीत कला को खूब बढ़ाया दोस्तों। तो यही आपको याद रखना है दोस्तों। हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कि इस्लाम धर्म में वैसे तो संगीत है वो वर्जित था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो अधिकांश सुल्तान थे उन्होंने संगीत कला को अपने शासन काल में बिल्कुल आश्रय दिया। और साथ ही साथ हम यो भी बात हम कह सकते हैं कि मिडवल एज के अंदर जो सूफी संत हुए दोस्तों, उन्होंने सूफी संतों ने दोस्तों संगीत कला को खूब बढ़ाया और खूब उनको विकसित किया दोस्तों। तो ये याद रखना है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि तुर्कों ने भारत में अपने साथ, यानी कि जो तुर्क थे दोस्तों, और जब तुर्क भारत में आए थे उन्होंने अपने साथ ईरान और मध्य एशिया की संगीत परंपरा को अपने साथ लाए थे भारत के अंदर। तो आपकी जो संगीत कला है या संगीत परंपरा है, वो ईरान और मध्य एशिया की देन मानी जाती है दोस्तों। यानी कि तुर्क अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र भी लाए थे। यानी कि संगीत कला में संगीत परंपरा को दोस्तों वो ईरान से और मध्य एशिया से लेके आए थे। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों जो वाद्य यंत्र हैं दोस्तों, एक तो रबाब दोस्तों, उसका क्या नाम है, एक रबाब और एक दोस्तों जो सारंगी है। यानी कि ये रबाब और एक सारंगी है, ये अपने भारत में अपने साथ लेके आए थे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जो सितार व तबले का जो आविष्कार करने वाला था अमीर खुसरो था दोस्तों। और अमीर खुसरो ने ही दोस्तों सितार और तबले का आविष्कार किया। इसने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा को मिलाकर सितार यंत्र का आविष्कार किया दोस्तों। यानी कि भारतीय व ईरानी वाद्य यंत्रों का एक समन्वय था दोस्तों सितार, है ना। तो ये याद रखना है। यानी कि जो अमीर खुसरो तो दोस्तों, ये अमीर खुसरो साल 7 सुल्तानों के शासन काल के समय, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि अमीर खुसरो 7 सुल्तानों के समकालीन रहा था। इन्होंने सितार का आविष्कार किया और तबले का आविष्कार किया। और दोस्तों भारतीय वीणा थी और ईरानी जो तंबूरा था दोस्तों, ईरानी तंबूरे को और भारतीय वीणा को मिक्सअप करते करते हुए दोस्तों एक नए वाद्य यंत्र का आविष्कार किया, जिसको हम कह सकते हैं सितार का। उसने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो अमीर खुसरो है मध्यकालीन संगीत कला का, इसको हम संस्थापक माना गया है दोस्तों। यानी कि मध्यकालीन जो संगीत कला है उसका संस्थापक दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सितार का आविष्कार करने वाला ये एकमात्र जो विद्वान था दोस्तों। और उन्होंने इसके साथ साथ यानी सितार की वाद्य यंत्र के साथ साथ दोस्तों उसने गायन के अंदर दोस्तों एक कव्वाली गायन का प्रचलन किया। इसके साथ ही दोस्तों विभिन्न प्रकार की रागों का उसने प्रचलन किया, जैसे तिलक राग है, राजगिरी राग है, सरपदा राग है, ओनम राग है, घोर राग है, सनम राग है, जिलाफ राग है आदि। ऐसे जो राग थी दोस्तों उन सभी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, किसने, अमीर खुसरो ने। तो इसीलिए हम यूं कह सकते हैं कि मध्यकालीन संगीत कला का संस्थापक अमीर खुसरो था। इसने दोस्तों भारतीय व इस्लामी वाद्य यंत्र का समन्वय करके सितार का आविष्कार किया। तो दोस्तों ये जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के समकालीन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए दोस्तों जो देवगिरी के दरबारी संगीतज्ञ ने संगीत क्षेत्र का पुराना ग्रंथ संगीत रत्नाकर रत्नाकर
की सारंग देव ने रचना की थी दोस्तों। यानी कि देवगिरी के दरबारी थे, यानी कि एक संगीतज्ञ था, जो संगीत का बड़ा प्रेमी था दोस्तों। उसने एक संगीत क्षेत्र का एक पुराना ग्रंथ था दोस्तों, जिसका नाम संगीत रत्नाकर, यानी कि ये संगीत रत्नाकर की एक सारंग देव की रचना की थी दोस्तों। यानी कि हम यूं कह सकते हैं, देवगिरी के दरबारी संगीतज्ञ ने संगीत क्षेत्र का एक पुराना जो ग्रंथ था, संगीत रत्नाकर, इस संगीत रत्नाकर की स्थापना सारंग देव ने की थी दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आपके सामने आने वाला है। इसके अंदर हम मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, खिलजी वंश का जो शासक था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक संगीतज्ञ रहता था, बड़ा महान संगीतज्ञ विद्वान था दोस्तों, गोपाल। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि गोपाल एक संगीतज्ञ था जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था दोस्तों। ये महान संगीतज्ञ था, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि दोस्तों, अमीर खुसरो ने भारत और ईरानी दोनों रागों को मिश्रित करके दो नए राग शैलियों का निर्माण किया। वैसे तो दोस्तों उसने काफी रागों का उसने प्रचलन किया, लेकिन जो भारत और ईरानी, यानी कि भारत की राग और ईरान की राग को दोनों को मिक्सअप करके दोस्तों दो नई रागों का, यानी राग शैलियों का आविष्कार किया। एक राग का नाम है दोस्तों, यानी कि ईमान राग शैली, और एक है राजगिरी शैली, यानी सॉरी साजगिरी शैली। तो ये दो नए रागों का प्रचलन भी दोस्तों अमीर खुसरो ने किया था दोस्तों। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। यानी कि कव्वाली जो गायन है दोस्तों, उसका प्रचलन किया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अमीर खुसरो को एक नई उपाधि दी गई थी दोस्तों, यानी कि नायक की उपाधि दी थी दोस्तों। तो दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में मध्यकालीन इतिहास में अमीर खुसरो की बड़ी देन है दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण अपना रोल अदा किया था दोस्तों अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो दोस्तों कव्वाली गायन है, इस गायन का प्रचलन किया था, इसीलिए उसको नायक की उपाधि दी गई थी दोस्तों। अब थोड़ा सा दोस्तों तुगलक वंश की काल की बात हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक है, यानी कि तुगलक वंश का एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक, ये दोस्तों संगीत का बड़ा विरोधी था दोस्तों। उसने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। यानी कि तुगलक वंश का एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक, इसने संगीत का बड़ा विरोधी था और उसने अपने साम्राज्य से संगीत पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक थे, यानी कि फिरोज शाह तुगलक तो बड़ा ही संगीत का प्रेमी था दोस्तों। इसके काल में संगीत से संबंधित एक रचना हुई थी दोस्तों, राग दर्पण। याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में एक संगीत से संबंधित एक रचना हुई थी, जिसका नाम है राग दर्पण। ये राग दर्पण दोस्तों फारसी में अनुवाद किया गया था दोस्तों। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, यानी कि तुर्क अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र लेके आए थे। सितार और तबले का आविष्कार करने वाला जो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने दोस्तों भारतीय वीणा और संगीत, जो हम ईरानी जो तंबूरा, उसको मिक्सअप करके एक नए वाद्य यंत्र का निर्माण करता है, आविष्कार करता है, सितार का। इसने कव्वाली गायन में प्रचलन किया दोस्तों, इसलिए उसको नायक की उपाधि दी गई थी। और दोस्तों, देवगिरी के दरबारी संगीतज्ञ ने संगीत क्षेत्र का पुराना एक ग्रंथ, संगीत रत्नाकर की जो रचना है दोस्तों, सारंग देव ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दोस्तों एक महान संगीतज्ञ उसके दरबार में रहता था, उसका नाम गोपाल था दोस्तों। और अमीर खुसरो ने भारत और ईरानी दोनों रागों को मिश्रित करके एक दो नई रागों का निर्माण किया दोस्तों, एक ईमान राग शैली और एक साजगिरी शैली। और दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया था कि जो अमीर खुसरो को एक नई उपाधि दी गई थी दोस्तों, नायक की उपाधि दी गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों, तुगलक वंश के एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक के जो संगीत का बड़ा विरोधी था, और उसने अपने समय के अपने शासन काल में, यानी कि संगीत को पूरी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक थे, बड़े ही संगीत के बड़े प्रेमी थे, और उसके संबंध में इसके समय में दोस्तों एक नई रचना का निर्माण हुआ, उसका नाम है राग दर्पण का, जो फारसी में अनुवाद किया गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, जौनपुर के सरकी सुल्तान थे दोस्तों, यानी कि जौनपुर के जो सरकी सुल्तान थे, यानी कि सरकी सुल्तान यानी कि संगीत के बड़े ही प्रेमी थे दोस्तों। और उसमें एक शासक का नाम मैं आपको बता दूं, हुसैन शाह सरकी। इस हुसैन शाह सरकी ने भारतीय संगीत में एक गायन शैली को सम्मिलित किया गया था, और उस गायन शैली का नाम है दोस्तों रव्याल शैली। यानी कि रव्याल गायन शैली को अपने संगीत के अंदर सम्मिलित किया गया था दोस्तों। यानी कि रव्याल गायन शैली को अपने संगीत में क्या गया था, सम्मिलित किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अमीर खुसरो है दोस्तों कव्वाली का आविष्कार था, वैसे ही दोस्तों जौनपुर की सरकी सुल्तान यानी कि हुसैन शाह सूरी ने, यानी कि एक भारतीय गायन शैली में एक नए गायन शैली को सम्मिलित किया था, उसका नाम था रव्याल गायन शैली को दोस्तों। दोस्तों जो हुसैन शाह सरकी के संरक्षण में ही दोस्तों एक गायन शैली का एक ग्रंथ लिखा जाता है, यानी कि उसका नाम है संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा कि हुसैन शाह सरकी के संरक्षण में एक संगीत से रिलेटेड एक ग्रंथ की स्थापना की गई थी दोस्तों, संगीत शिरोमणि की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जौनपुर के सरकी सुल्तान यानी कि हम कह सकते हैं हुसैन शाह सरकी ने ही अपने भारतीय संगीत के अंदर एक नई गायन शैली को सम्मिलित किया था, उसको रव्याल गायन शैली हम कह सकते हैं। और हुसैन शाह सरकी के संरक्षण में ही दोस्तों संगीत से संबंधित एक ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों संगीत शिरोमणि था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, सरकी शासकों के संरक्षण में ही भारतीय संगीत संबंधी प्रथम जो ग्रंथ लिखा गया था, यानी कि सरकी शासकों के संरक्षण में ही भारतीय संगीत से संबंधित एक प्रथम जो ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों गुणपाल उल मुनियास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि गुणपाल उल मुनियास क्या था दोस्तों, यह दोस्तों भारतीय संगीत का एक प्रथम ग्रंथ था दोस्तों। और ये दोस्तों सरकी सुल्तानों के समय में इसकी स्थापना यानी इसकी रचना की गई थी। इस ग्रंथ का नाम है गुणपाल उल मुनियास है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो दोस्तों जो जो दोस्तों अमीर हसन देहलवी है दोस्तों, देखिएगा याद रखिएगा इसको, अमीर हसन देहलवी को उसकी गजलों के कारण उसे भारत का सीरी कहा गया है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि जो अमीर अमीर हसन देहलवी है, उसको वो बड़ी प्रसिद्ध गजलें गाया करता था, इसीलिए उसको भारत का सीरी क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का भारत का सीधी कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, भारत का सीधी कहा गया है। ठीक है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमीर हसन दहलवी को उसकी गजलों के कारण उसे भारत का सीधी कहा गया है। देखिए दोस्तों, ग्वालियर आपको पता है कहाँ है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों। और एमपी के जो राजा है दोस्तों, राजा मान सिंह के संरक्षण में दोस्तों मान कोतूहल संगीत ग्रंथ की रचना की गई थी। यानी कि जो ग्वालियर का राजा था दोस्तों मान सिंह था, राजा मान सिंह, उसके संरक्षण में जो संगीत संगीत से संबंधित एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है मान कोतूहल। ठीक है, और इन्हीं के संरक्षण में दोस्तों ध्रुपद गायन का भी सृजन किया गया था, किसके शासनकाल में, यानी कि ग्वालियर के राजा मान सिंह के संरक्षण के में मान कोतूहल ग्रंथ की रचना की गई थी, और एक ध्रुपद गायन का भी गायन का सृजन किया गया था। और दोस्तों आपको पता है बंगाल की जो चैतन्य महाप्रभु हैं दोस्तों, उन्होंने कीर्तन शैली का भी जन्म दिया, यानी कि कीर्तन शैली के जन्मदाता थे दोस्तों बंगाल के चैतन्य महाप्रभु। एक दोस्तों एक संगीतज्ञ को उपाधि दी गई थी, यानी कि बिहारी बुलबुल को, और उस उपाधि का नाम था चिंतामणि। दोस्तों एक संगीत शिरोमणि है ना, और एक है चिंतामणि। दोस्तों संगीत शिरोमणि तो एक संगीत से रिलेटेड एक ग्रंथ है, और ये कि जो चिंतामणि है, ये चिंतामणि एक उपाधि है दोस्तों, यानी कि चिंतामणि नामक संगीतज्ञ को उपाधि दी गई थी बिहारी बुलबुल को। यानी कि ये चिंतामणि एक संगीतज्ञ था, उसको बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई थी दोस्तों। और उसके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे संगीत से रिलेटेड, यानी कि हम कह सकते हैं मध्यकालीन ग्रंथ है ये, यानी कि संगीत रत्नाकर जिसका सारंगदेव ने इसकी रचना की। और राग तरंगिणी दोस्तों लोकन कवि, ये देखो दोस्तों राज तरंगिणी है, ठीक है, और एक है राग तरंगिणी। तो दोस्तों राग तरंगिणी जो किताब है दोस्तों लोकन कवि के द्वारा
लिखी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि संगीत कला को हमने काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो कल एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।